नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस करते हैं, अगर आप Amazon और Flipkart जैसे मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आपको मंथली बेसिस पर इन मार्केट प्लेस के थ्रू अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है। और वैसे भी किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट या फिर लॉस को कैलकुलेट करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना थोड़ा टिपिकल टास्क बन जाता है। इसका मेन रीजन ये है कि जिस प्राइस पर हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं इन मार्केट प्लेस के थ्रू, एग्जैक्टली सेम अमाउंट हमारे बैंक में सेटल नहीं होता है, उसमें से कमीशन चार्जेस और शिपिंग चार्जेस कट जाते हैं। तो इसलिए जो रिमेनिंग अमाउंट है वही सेटल होता है, और उसी से हमें अपने कॉस्ट प्राइस को यानी कि परचेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को कंपेयर करना पड़ता है, और उसी के बाद डिसाइड होता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। और अगर आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते होंगे अपने ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए, तो उससे भी आप प्रॉफिट और लॉस मंथली बेसिस पर चेक कर सकते हो। अगर आपको अकाउंटिंग रिलेटेड कोई डाउट है तो मेरी अकाउंटिंग वाली वीडियो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक्सेल के थ्रू आप कैसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे यूट्यूब कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर भी काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हमें बताएं कि एक्सेल के थ्रू कैसे प्रॉफिट और लॉस हम अपने ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और आप सीख जाओगे कि आप अपने ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में कैसे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको ऑनलाइन सेलिंग से जुड़े सभी वीडियोस आगे भी मिलते रहें। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चले ये समझने के लिए कि हमें प्रॉफिट और लॉस को कैसे कैलकुलेट करना है, उससे पहले इधर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, जिससे कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन वाली सभी चीजें क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड देखिए, किसी भी मार्केट प्लेस के थ्रू मंथली बेसिस पर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको तीन अलग अलग तरह के डेटा की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो डेटा हमें चाहिए वो चाहिएगा परचेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट। तो जैसा कि मैंने इधर लिख रखा है परचेज डेटा, तो देखिए मैं मानकर चलता हूं आप फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेलिंग करते हो और आप फ्लिपकार्ट का किसी पर्टिकुलर मंथ का, जैसे कि मई मंथ का आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो देखिए इधर एसक्यू में मान लेता हूं आप ए है, बी है और सी है। आप तीन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट सेल करते हो फ्लिपकार्ट पर, ए बी सी। तो इसकी आपको जो भी परचेज प्राइस पड़ रही है, मतलब ए जितने का भी आपको पड़ रहा है, बी जितने का भी आपको कॉस्ट प्राइस है, सी जितने का भी। अब इस वाले डेटा में आपको सभी प्रोडक्ट की जो आप फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी जिस भी मार्केट प्लेस का आप कर रहे हो उसका आपको इधर एसक्यू लिखना है और उसका परचेज प्राइस लिखना है, जो भी आपको पड़ता है, जिस प्राइस पर भी आप परचेज कर रहे हो। अब दूसरा आपको चाहिए सेल्स डेटा। तो देखिए सेल्स डेटा तो आपको मार्केट प्लेस से ही मिल जाएगा। अब जैसे इधर हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि मई मंथ का हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, तो मई मंथ का सेल्स डेटा फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस से ही निकाल सकते हैं। अगर आप डेली की ऑर्डर शीट मेंटेन करते हैं तो आप उसके थ्रू भी आपको सेल्स डेटा मिल जाएगा, लेकिन आप अगर फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस से निकालोगे तो उसमें गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। उधर आपको मई मंथ का पूरी सेल, जितने भी ऑर्डर आपने डिस्पैच किए हैं, सभी की डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो इधर सेल्स डेटा में काफी सारे कॉलम्स होते हैं जब आप फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस से उसे डाउनलोड करोगे, लेकिन हमें मेनली उसके में सिर्फ 4 ही कॉलम्स चाहिए। एक तो ऑर्डर आईडी, दूसरा एसक्यू, तीसरा इवेंट टाइप और चौथा क्वांटिटी। एक तो ऑर्डर आईडी आप समझ ही गए होंगे, एसक्यू भी आप समझ ही गए होंगे, इवेंट टाइप मतलब रिटर्न है, सेल है, कैंसिल है, तो उसके बारे में भी इसमें मेंशन होता है, तो आपको वो लिखना है। और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट जो है ऑर्डर आया था। अब इसके बाद इधर आता है नेक्स्ट कॉलम अमाउंट इन बैंक। तो अमाउंट इन बैंक में अभी आपको बताता हूं, इससे पहले मैं आपको तीसरे डेटा के बारे में बताता हूं जो कि है पेमेंट डेटा। तो आप मई मंथ की पेमेंट वाली फाइल जो है फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस से डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट सेक्शन में जाके आपको पता होगा सभी रिपोर्ट मिल जाती है। तो अगर आपको मई मंथ का चाहिए तो मई मंथ का आप सेल डेटा भी डाउनलोड कर सकते हो और पेमेंट डेटा भी डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज और इधर मैं क्लियर करना चाहता हूं फ्रेंड्स, आपको पता होगा जैसे फ्लिपकार्ट में अगर हम मई मंथ के ऑर्डर का पेमेंट देखना चाहते हैं तो मई मंथ के ऑर्डर का पेमेंट पूरा मई मंथ में ही नहीं मिलेगा। आपको मई मंथ के ऑर्डर का पेमेंट मई मंथ में भी मिलेगा और जून मंथ में भी मिलेगा। तो आपको मई मंथ के ऑर्डर का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए मई मंथ की पेमेंट फाइल भी चाहिएगी और जून मंथ की पेमेंट फाइल भी चाहिएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इधर आपको 2 ही कॉलम चाहिए, उसमें काफी सारी डिटेल्स होती हैं, काफी सारे कॉलम्स होते हैं उस पेमेंट फाइल में। हमें सिर्फ चाहिए ऑर्डर आईडी
और कितना अमाउंट हमारे बैंक में सेटल हुआ है। अगर मैं इधर मई मंथ का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे को मई मंथ की पेमेंट फाइल भी चाहिएगी और जून मंथ की पेमेंट फाइल भी चाहिएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता होगा टियरिंग के हिसाब से पेमेंट जो है 15 दिन बाद आता है, 10 दिन बाद आता है या फिर 7 दिन बाद आता है। तो इस वजह से फ्रेंड्स आपको इधर 3 डेटा चाहिए। परचेज डेटा तो आपको खुद से ही जिस प्राइस पर आप परचेज कर रहे हो आपको मेंटेन करना है। दूसरा सेल्स डेटा आप मार्केट प्लेस के पैनल से निकाल सकते हो और तीसरा पेमेंट डेटा भी आप मार्केट प्लेस के पैनल से निकाल सकते हो। और मार्केट प्लेस के पैनल से निकलने वाले पेमेंट डेटा को आप मैच भी कर सकते हो। जैसे मई मंथ का आप फाइल निकालोगे जब पेमेंट डेटा की, तो जो पेमेंट डेटा की फाइल में पेमेंट का टोटल करोगे तो आप देखोगे उतना ही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भी आया होगा। तो सब चीजें आप क्रॉस चेक करके चलना जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाए। अब फ्रेंड्स एक्सेल के थ्रू हमें इन तीनों डेटा को एक जगह इकट्ठा कर लेना है। मतलब आप एक गूगल शीट बना लीजिए, उसमें मल्टीपल शीट क्रिएट कर लीजिए। तो पहली शीट में परचेज डेटा लिख दीजिए, दूसरी शीट में सेल्स डेटा लिख दीजिए पर्टिकुलर मंथ का, और तीसरी शीट में पेमेंट डेटा लिख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इधर जो पेमेंट वाला डेटा है इसमें मैं ऑर्डर आईडी और अमाउंट इन बैंक लिख रहा था, तो मैंने एक्सेल के फॉर्मूले से इधर ये वाला अमाउंट जो है इधर फैच कर लिया। मतलब ये वाली ऑर्डर आईडी मैंने इसमें सर्च की, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर आईडी थी 123 और इधर कहीं ना कहीं ऑर्डर आईडी मेंशन होगी क्योंकि इसका पेमेंट आया ही होगा मई में या फिर जून में। तो मान के चलिए 123 में पेमेंट आया मुझे 400, तो 400 जो है पेमेंट इधर फैच होके आ जाएगा। मतलब सेल्स डेटा वाली फाइल में ही मैंने अमाउंट इन बैंक फैच कर लिया। अब फ्रेंड्स उसके बाद आपको इन तीनों डेटा का मर्ज करके एक फाइनल डेटा निकालना है। और फाइनल डेटा में आपके 5 कॉलम्स होंगे। कौन कौन से 5 कॉलम्स होंगे? पहला होगा एसक्यू, दूसरा होगा टोटल क्वांटिटी, तीसरा होगा टोटल अमाउंट सेटल्ड, चौथा होगा टोटल परचेज प्राइस और पांचवा होगा प्रॉफिट या फिर लॉस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फाइनल डेटा जब हम बनाएंगे तो इधर सारा फॉर्मूले का काम है। अब फॉर्मूले तो मैं आपको देखिए एक्सेल पे ही समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मेन आप समझ लीजिए मैं क्या आपको इधर समझाना चाहता हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको डिफरेंट ऑर्डर आईडी आई होंगी सेल्स डेटा में, तो मान के चलिए इसमें ए एसक्यू गया है, इसमें बी एसक्यू गया है, इसमें ए एसक्यू गया है। तो इधर आपको जितने भी यूनिक एसक्यू होंगे सारे इधर आ जाएंगे, जितने भी उस मंथ में ऑर्डर आए होंगे। जैसे मैं मान के चलता हूं कि मेरा ए और बी का ऑर्डर आया है सिर्फ, फिर उसके बाद इधर टोटल क्वांटिटी आएगी। तो ए की 2 क्वांटिटी गई है तो ए 2 आ जाएगा, और वी की 1 क्वांटिटी गई है तो वी 1 आ जाएगा। इधर मैंने टोटल क्वांटिटी लिख दी है। फिर थर्ड है टोटल अमाउंट सेटल्ड। तो देखिए इसी वाले सेल्स डेटा में मैंने इधर लिख दिया, जैसे ए में 400 आया और इस वाली ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में लिख देता हूं 385। मतलब ये मान के चलिए विद इन स्टेट ऑर्डर था तो इसमें अमाउंट इन बैंक ज्यादा आया, और ये कुछ आउटसाइड स्टेट का ऑर्डर था तो इसमें नेशनल डिलीवरी चार्ज लगा या फिर रीजनल डिलीवरी चार्ज लगा, इसलिए अमाउंट इन बैंक जो है वो कम आया है। या फिर हो सकता है बाद में हमने सेलिंग प्राइस चेंज कर दिया और इस वजह से इसमें कम आया, किसी भी वजह से रीजन हो सकता है। लेकिन आपको जो इधर टोटल लिखना है, मतलब 2 क्वांटिटी का जो टोटल आया है वो 785 आया है। एक का 400 और एक का 385, तो 2 का टोटल हो गया 785। इसी तरीके से फ्रेंड्स फिर उसके बाद आता है टोटल परचेज प्राइस। अब फॉर एग्जांपल ए का जो है परचेज प्राइस मेरा है 250 रुपीज, तो 2 यूनिट्स का परचेज प्राइस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 250 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 500 रुपीज। तो इधर फाइनल डेटा में हमें सभी कॉलम फॉर्मूला वाइज ही फिल करने हैं, और हम एक रो में फॉर्मूला लगाएंगे और उसी फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे और हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है कैलकुलेट होकर अपने आप ही आ जाएगा। अब देखिए आपको इधर पता चल गया टोटल परचेज प्राइस क्या है और टोटल अमाउंट सेटल्ड क्या है। तो इधर प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट हमारा हो गया 285। तो आप देख रहे हैं 2 क्वांटिटी में हमारा प्रॉफिट हो गया है 285। इसी तरीके से आप टोटल प्रॉफिट निकाल लोगे और एंड में जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा वो आपको पता चल जाएगा। यही मेरे को आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाना था कि हम कैसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं और क्या हम एक तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। अब आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं इसे डिटेल में समझने के लिए। तो दोस्तों देखिए इधर मैंने एक गूगल शीट क्रिएट कर ली है, और जैसा कि मैंने आपको अभी व्हाइट बोर्ड पर समझाया था, इधर मैंने मल्टीपल शीट्स बना ली हैं। सबसे पहली शीट है परचेज डेटा की, इसमें मैंने एसक्यू और परचेज प्राइस करके 2 कॉलम बना लिए हैं। फिर नेक्स्ट शीट है सेल्स डेटा की, इसमें मैंने ऑर्डर आईडी, एसक्यू, इवेंट टाइप, क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी और अमाउंट इन बैंक, ये 6 कॉलम्स बना लिए हैं। उसके बाद है पेमेंट्स डेटा, जिसमें मैंने ऑर्डर आईडी और अमाउंट इन बैंक की 2 कॉलम बना लिए हैं। ये 2 कॉलम्स में भी आपको समझाता हूं मैंने क्यों बनाए हैं। और इसके बाद इधर फाइनल डेटा, जिसमें मैंने एसक्यू, टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट सेटल, टोटल परचेज प्राइस और प्रॉफिट और लॉस, ये 5 कॉलम्स बना लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने पैरेलली अपने फ्लिपकार्ट सेलर पैनल में भी लॉगिन कर लिया है, और इधर लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर रिपोर्ट सेंटर आता है। रिपोर्ट सेक्शन में जाकर आप इसके अंडर आप
देखोगे तो रिपोर्ट सेंटर करके आता है, इसमें आप क्रिएट कर लो न्यू रिपोर्ट। तो जैसे ही हम न्यू रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं इधर रिपोर्ट टाइप ही पूछता है। तो सेल्स रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको इधर सबसे पहले रिपोर्ट टाइप में सेलेक्ट करना होगा टैक्स रिपोर्ट, और रिपोर्ट सब टाइप में सेलेक्ट करना होगा सेल्स रिपोर्ट, और उसके बाद आपको डेट रेंज सेलेक्ट करनी होगी। अब क्योंकि ये वीडियो मैं जून मंथ में शूट कर रहा हूं तो इसलिए मई मंथ इसमें बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया है। तो अगर हमें मई मंथ का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो इधर हमें डेट रेंज में मई मंथ सेलेक्ट करना होगा। मतलब इधर हमें जिस भी मंथ का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है हमें वही डेट रेंज सेलेक्ट करनी है। तो इधर मई 1 से मई 31 आ गई है, तो मैं इसे जनरेट कर लेता हूं। इसके अलावा मेरे को जो डेटा चाहिए वो पेमेंट फाइल चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पेमेंट के लिए मई मंथ के डेटा के पेमेंट के लिए उसका पेमेंट मई में भी आया होगा और जून में भी आया होगा। तो इधर मैं पेमेंट रिपोर्ट में आता हूं और सबसे पहले मैं इधर सेटल ट्रांजैक्शन वाला रिपोर्ट सब टाइप में सेलेक्ट कर लेता हूं, और इधर डेट रेंज में पहले मई 1 से मई 31 वाली डेट रेंज सेलेक्ट कर लेता हूं और इसे जनरेट कर लेता हूं। और सेकंड पेमेंट रिपोर्ट जो है वो जून मंथ की इधर डाउनलोड कर लूंगा इसी तरीके से। अब फ्रेंड्स देखिए अभी इधर क्यूड आ रहा है सेल्स डेटा में, और जो पेमेंट रिपोर्ट है वो डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो गई है। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं और इसी तरीके से मैं सेल्स डेटा को भी डाउनलोड कर लूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स इधर मैं आपको डमी डेटा पे समझा दे रहा हूं, लेकिन आपको एक्चुअल डेटा पे इसे जरूर ट्राई करके देखना है। देखिए मैंने ये सेल्स फाइल जो है डाउनलोड की थी फ्लिपकार्ट पैनल से। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से कॉलम की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इधर सेल्स डेटा वाली शीट पे आ गए तो सबसे पहले ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी आप इधर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसके नीचे सारी ऑर्डर आईडीज हैं, इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसक्यू। तो एसक्यू वाला कॉलम ये रहा, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवेंट टाइप। तो देखिए इवेंट टाइप इधर आता है, ये रहा। इवेंट टाइप नहीं, इवेंट सब टाइप को आप कॉपी कीजिएगा क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा रहता है। तो आप इवेंट सब टाइप वाले कॉलम को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इधर, इसलिए मैं इसे इवेंट टाइप की जगह इवेंट सब टाइप कर देता हूं। तो इधर आपको इवेंट सब टाइप वाला कॉलम कॉपी पेस्ट करना है। फिर आता है क्वांटिटी। तो देखिए क्वांटिटी वाला ये रहा कॉलम, इधर क्वांटिटी वाले कॉलम को आपको कॉपी पेस्ट करना है। और फिर नेक्स्ट आता है फाइनल क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स देखिए मेनली तो आपको ये चार ही चीज जो है कॉपी पेस्ट करनी है। फाइनल क्वांटिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे और फाइनल क्वांटिटी वाला कॉलम मैंने क्यों क्रिएट किया है इसके बारे में आपको समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स जब आप इस सेल्स वाले डेटा में देखोगे तो अगर कोई ऑर्डर सेल होगा, मतलब कोई आइटम अगर सेल होगा या फिर कोई आइटम रिटर्न होगा, दोनों ही केस में इसमें क्वांटिटी जो है 1 होगी, जबकि रिटर्न वाले केस में ये -1 होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल ये कोई एसक्यू था ए और ये कोई एसक्यू था बी। इस वाली ऑर्डर आईडी में हमारा ए सेल हुआ 1 क्वांटिटी में, लेकिन इस वाली ऑर्डर आईडी में हमारा बी जो है रिटर्न हुआ है 1 क्वांटिटी में। तो जो रिटर्न हुआ है उसकी क्वांटिटी नेगेटिव में शो होनी चाहिए। तो इसलिए हमें फाइनल क्वांटिटी में इधर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला ये होगा कि इफ इवेंट सब टाइप जो है मतलब C2 इज इक्वल टू, इधर मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, इफ C2 इज इक्वल टू सेल या इफ C2 इज इक्वल टू रिटर्न, तो फिर ये हम कर देंगे माइनस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इफ C2 इज इक्वल टू रिटर्न तो ये हम कर देंगे माइनस ऑफ क्वांटिटी, वरना प्लस ऑफ क्वांटिटी। मतलब इफ C2 इक्वल टू रिटर्न देन -D2 अदरवाइज +D2। तो इसको हम एंटर कर देंगे। तो देखिए जैसे इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करूंगा तो इधर बाय डिफॉल्ट अपने आप ही -1 आ जाएगा। तो हमें जो क्वांटिटी कंसीडर करनी है वो ये वाली करनी है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? इस तरीके से फ्रेंड्स आपको इधर फॉर्मूला लगाना होगा। फिर उसके बाद इधर आता है पेमेंट डेटा। तो देखिए पेमेंट डेटा में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इधर आप काफी सारे कॉलम्स है लेकिन आपको सबकी कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 ही कॉलम काम के हैं, एक तो ये ऑर्डर आईडी वाला, और एक ये अमाउंट सेटल्ड इन बैंक वाला। तो आपको ये कॉपी पेस्ट कर देना और ये कॉपी पेस्ट कर देना इस शीट में, अमाउंट ऑर्डर आईडी और अमाउंट इन बैंक। अब देखिए फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे इधर मैंने यूनिक ऑर्डर आईडी और टोटल अमाउंट इन बैंक क्यों बनाया है। अब इसका आप मतलब समझ लीजिए। आपको पता होगा कभी कभी कोई ऑर्डर जो है उसका जो पेमेंट है हमें 2 बार मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब फ्लिपकार्ट प्रमोशंस रन करता है तो उस वक्त जब हमें ऑर्डर आते हैं तो उसका पेमेंट 2 बार आता है। मतलब जो प्रमोशनल डिस्काउंट फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से दे रहा होता है कस्टमर को, वो हमें तो पे नहीं करना होगा, तो इसलिए फ्लिपकार्ट उसका सेटलमेंट जो है वो बाद में करता है। लेकिन जो ऑर्डर आईडी है वो सेम होती है। जैसे मैं इधर ऑर्डर आईडी लिखूं ABC और इधर मैं ऑर्डर आईडी लिखूं ABC और इसका अमाउंट मुझे मिला है 230 और इसका अमाउंट मिला है 20 रुपीज। तो जो टोटल अमाउंट होगा ABC के अगेंस्ट वो 250 होगा। और इसी तरीके से ये ऑर्डर आईडी जो है वो 2 बार भी आ गई, तो इसलिए हमें यूनिक ऑर्डर आईडी वाला इधर फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो हम इधर लगाएंगे यूनिक और यूनिक के बाद ये हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा और इसे हम इस तरीके से लिख देंगे। तो देखिए इधर ABC जो है आ चुका है। और इसी तरीके से टोटल अमाउंट इन बैंक कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सम इफ वाला। सम इफ, और सम इफ करने के बाद आपको पहले ये कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कॉमा, फिर ये वाला सेल और फिर उसके बाद ये वाला कॉलम।
और एंटर। तो देखिए इधर 250 आ गया। तो इस तरीके से अब आप कुछ भी लिख लीजिए, इधर यूनिक ऑर्डर आईडीज आएंगे और इसका टोटल अमाउंट भी इधर आ जाएगा। तो इससे आप समझ रहे हैं ना कि अगर कोई ऑर्डर आईडी 2 बार इधर रिटर्न होगी पेमेंट वाली शीट में, तो एक ही बार उसका ऑर्डर आईडी आएगी और उसका टोटल अमाउंट भी एक बार में आ जाएगा। जिससे कि अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो सेल डेटा है ना, सेल डेटा में जैसे इधर मैं ऑर्डर आईडी लिख देता हूं ABC, तो ABC का अगर हमें अब अमाउंट इन बैंक देखना है तो अमाउंट इन बैंक कैसे आएगा, अमाउंट इन बैंक आएगा इज इक्वल टू वी लुकअप, और फिर हम इसे सर्च करेंगे ABC को, किस में सर्च करेंगे, पेमेंट डेटा वाली शीट में, और इस वाली शीट में हम सर्च करेंगे और फिर 2,0। देखिए अगर आपको प्रॉफिट और लॉस बहुत ही आसान तरीके से सीखना है तो आपको फॉर्मुलेज वगैरह तो एक्सेल के आने ही चाहिए। अगर आपको फॉर्मुले वगैरह नहीं आते हैं तो मैं आपको सिखा दूंगा, आप मुझे वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला सीखना है, मैं आपको सभी फॉर्मुले सिखा दूंगा। वैसे वीलुक का फॉर्मूला पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इधर ABC ऑर्डर के अगेंस्ट पीबी को अमाउंट मिल गया, तो इधर पेमेंट डेटा में जो हमने ऑर्डर आईडी और अमाउंट इन बैंक लिखा और इधर हमने जो सेल्स डेटा लिखा, इन दोनों को हमने मर्ज करके एक ही फाइल सेल्स डेटा में अमाउंट इन बैंक निकाल लिया। मतलब इस ऑर्डर आईडी को हमने इसमें सर्च किया और इसको सर्च करने के बाद इधर हमने जो भी अमाउंट बन रहा है उसका निकाल लिया। और अब आता है इधर एक तीसरी फाइल परचेज डेटा। तो परचेज डेटा तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे आपके पास ABCSQ है तो ABCSQ का आप क्या कर सकते हो, परचेज प्राइस लिख सकते हो। जैसे इसका 230 प्राइस है, इसका 300 प्राइस है, इसका 260 प्राइस है। इस तरीके से आप सारी परचेज प्राइस जो है सबके लिख लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप ये सब जो कैलकुलेशन करोगे वो इंक्लूसिव ऑफ GST कीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ इधर इंक्लूसिव ऑफ GST ही है। तो परचेज प्राइस भी इधर आपको इंक्लूसिव ऑफ GST ही लिखना है। अब फ्रेंड्स अब आते हैं फाइनल डेटा पे। तो फाइनल डेटा पे आप कैसे वर्क करोगे, देखिए फाइनल डेटा पे सबसे पहले आता है SQ। इधर आपको समझाने के लिए मैंने इधर डमी वैल्यूज लिख ली हैं। अब इधर आपको सबसे पहले लिखना है SQ। तो SQ में भी आपको वही फॉर्मूला करना है, पहले यूनिक, और इधर आप इस शीट से यूनिक SQ जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए आपने इधर यूनिक SQ जो है वो निकाल लिया है। अब इधर आता है टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल क्वांटिटी आप फाइंड आउट करोगे वही सम इफ वाले फॉर्मूले से, और इसी फॉर्मूले को जो है आप वो ड्रैग कर लीजिए। और ड्रैग करने के बाद आप फ्रेंड्स ये सेकंड वाली जो रो है इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे कोई काम की नहीं है। हमारे जो काम की है वो थर्ड रो से है ABC। तो आप देख सकते हैं A की जो है आप इधर चेक भी कर सकते हैं, ASQ के एक सेल और 2 सेल, तो A2 हो गया, B के एक रिटर्न, B का एक सेल और B का एक रिटर्न, तो नेट B का एक रिटर्न हो गया, तो B -1 में आ गया, और C की एक सेल है। इसी तरीके से हम इधर टोटल अमाउंट सेटल, तो सब जगह इधर सम इफ वाला फॉर्मूला लगने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इधर लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको इधर एक कॉलम और इंक्रीज कर लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा परचेज प्राइस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, आपको इधर क्या फाइंड आउट करना है, आपको इधर फाइंड आउट करना है वी लुकअप। ये को आप सर्च करोगे किसमें, आप सर्च करोगे इन दोनों में, और फिर उसके बाद 2,0 और इसको आप क्लोज कर दोगे। तो ये आ गया, इसको आप ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए ये परचेज प्राइस सिंगल प्रोडक्ट की है, तो टोटल परचेज प्राइस हो जाएगी टोटल क्वांटिटी इनटू दिस। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको आप ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट सेटल्ड माइनस टोटल परचेज प्राइस, और इसको भी आप ट्रैक कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होकर आ गया है। अब देखिए इधर मैंने एक गलती कर दी, गलती कुछ नहीं की है, बस यही है कि मैंने इधर सेल्स डेटा की डमी वैल्यूज डाली हैं, इस वजह से मैंने इधर देखा नहीं, क्योंकि इधर मैंने देखा कि -1 है और टोटल अमाउंट सेटल्ड 750, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इस फॉर्मूले को हटाऊं तो इधर कुछ माइनस में वैल्यू होगी, ना कि प्लस में, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो रिटर्न आ गया है, तो हमारा जो अमाउंट सेटल्ड है वो माइनस में होगा। तो इधर आप 340 माइनस में कर दीजिए। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, इस तरीके से काम होता है और इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इधर 190 का प्रॉफिट आ गया, इधर 40 का लॉस हो गया, और इधर 140 का प्रॉफिट आ गया, और इसका नेट प्रॉफिट हम इस तरीके से 290 रुपीज़ हमारा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें काम करना होता है और इस तरीके से हमें प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट करना होता है। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैं मानता हूं इसमें मैंने कुछ फॉर्मुलेज वगैरह यूज किए हैं। तो अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में डाउट है, मेनली मैंने 3 ही फॉर्मूले यूज किए हैं, एक तो यूनिक वाला, एक सम इफ वाला और एक वी लुकअप वाला। तो वी लुकअप वाले पे तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। यूनिक वाला बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तो उसमें कोई डाउट होगा ही नहीं। अगर सम इफ वाले फॉर्मूले में डाउट है तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं, आप गूगल पे भी से सर्च कर सकते हैं। अगर
आपको फिर भी डाउट है तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, और इसकी मदद से आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस का पता कर पाओगे। अगर मैंने रियल डेटा पे इसलिए आपको करके नहीं दिखाया, वरना वीडियो काफी लंबी बन जाती, लेकिन उम्मीद करता हूं अब आपको ये डमी डेटा के थ्रू भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी आपके कंसेप्ट तो क्लियर कर ही दिया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में कैसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होता है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस आगे भी देखने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।